गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में, आप सभी को याद होगा, पेरिस शांति सम्मेलन पे तो बात हो गई थी। समाजवाद के बारे में पूरा एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दिया था। याद है ना सभी को कि अलग अलग फेज में पढ़ते हैं उसको, समाजवाद के बारे में। ठीक है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, इन सब शब्दों को लिखवा दिया था एक बार समझने के लिए आपको। ठीक है, अब हम इसकी विकास यात्रा, अभी ये जो विश्व इतिहास का क्लास है ना, 91 तक इसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक चलता चला आएगा जब हम पढ़ते जाएंगे इसको। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम समाजवादी विचारधारा के उदय के कारण। लिखें आप जरा, समाजवादी विचारधारा के उदय के कारण। ठीक है, कारण में आप समाजवादी विचारधारा के उदय के कारण में आप पहला पॉइंट लिखें आप कि औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में दो नए वर्गों का उदय, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ। नए वर्गों का उदय हुआ और दो नए वर्गों का उदय हुआ और औद्योगिक श्रमिकों की, औद्योगिक श्रमिकों की दयनीय दशा, औद्योगिक श्रमिकों की दयनीय दशा, दयनीय दशा की तरफ, दयनीय दशा की तरफ बुद्धिजीवियों का ध्यान, बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित होने लगा, बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित होने लगा, आकर्षित होने लगा। इसी में लिखेंगे औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई, औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई। बढ़ती गई और निरंतर, निरंतर इनकी दशा में सुधार के लिए, निरंतर इनकी दशा में सुधार के लिए, इनकी दशा में सुधार के लिए बुद्धिजीवियों के द्वारा भी मांग की जाती रही, इनकी दशा में सुधार के लिए बुद्धिजीवियों के द्वारा भी मांग की जाती रही। ठीक है, एक प्रोसेस चलने लगा। औद्योगिकरण सबसे पहले कहा हुआ ब्रिटेन में, आपको याद होगा ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के परिणाम में हमने लिखाया था समाजवादी धारा के उदय। ठीक है, अब बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस में तो वहां पे इस तरह के विचारक आ जाएंगे, जर्मनी, इटली में तो वहां ऐसे विचारक आ जाएंगे। ये समाज के लोग ही इन मुद्दों को उठा रहे हैं। याद है ना, हमने बताया था पिछले क्लास में जब समझाया था, तो हमारे आपके भी जैसे यहाँ दयनीय दशा है, तो हम में से ही कुछ लोग आवाज उठाना शुरू करेंगे। कोई भी विचारधारा मानव के स्वभाव को अभिव्यक्त करती है। ठीक, विचारधारा की जो मेरी अपनी परिभाषा है, जो मैं समझ पाया हूं विचारधारा को, वो कहीं ना कहीं मानवीय, मतलब हम लोग का जो सोच होता है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है। बुद्धिजीवी क्या करते हैं, उस आइडिया को तर्क से, ठीक है, शब्दों से थोड़ा प्रभावी बनाते हैं उसको। ठीक है, उसमें नए नए के विचार देते हैं। अदरवाइज करता तो हमारे ही स्वभाव को, स्वभाव से हम सब पूंजीवादी हैं।
आज पूंजीवाद दुनिया में बहुत सफल है, उसका रीजन है कि मानव स्वभाव के बहुत नजदीक है वो। पूंजीवाद का मतलब अपने लिए जीना, मतलब ये मेरी जो अपनी परिभाषा है। समाजवाद का मतलब दूसरों के लिए जीना। पूंजीवाद का मतलब अपने लिए जीना। तो जो मैं शब्द आपको बताता हूं उसको रखिएगा, उस पर चिंतन जैसे चलता रहेगा। आप एक होता है ना लंबी चौड़ी परिभाषा, किसने क्या कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। ठीक है, उसमें थ्योरेटिकली तो हमें कुछ जाने किसने क्या कहा, उसमें क्या करना है हमें। हम उसको कैसे समझ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो समझ रहे हैं जीवन की घटनाओं में, अखबारों में, किताबों में, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? तो फिर हमारी सोच धीरे धीरे उसमें मजबूत होती जाती है तर्क के साथ। अपने लिए जीना, समाजवाद, दूसरों के लिए जीना। ठीक। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी दयनीय दशा, और उसके संदर्भ में लोग आवाज भी उठाएंगे। अगला पॉइंट लिखें। औद्योगिकरण के साथ ही, औद्योगिकरण के साथ ही लेसेज फेयर, औद्योगिकरण के साथ ही लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप की नीति, लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति का महत्व, हस्तक्षेप की नीति का महत्व औद्योगिक राष्ट्रों में बढ़ता गया, औद्योगिक राष्ट्रों में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अर्थात, अर्थात उद्योगपतियों के दबाव में, उद्योगपतियों के दबाव में राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जा रहा था, आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जा रहा था। आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जा रहा था और श्रमिकों की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, श्रमिकों की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ठीक है, जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हुआ, जैसे मान लो ब्रिटेन में या फ्रांस में, वहाँ उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव बनाया। बेसिकली अर्थशास्त्रियों ने ये बात रखी, जैसे एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं। शुरुआती दौर के जो पूंजीवादी अर्थशास्त्री हैं, जिनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, इन सब ने ये बात रखनी शुरू की। एडम स्मिथ पहले थे उसमें, कि राज्य को बिल्कुल हस्तक्षेप से बचना चाहिए। मजदूरों की दशा सुधारेगा कौन? औद्योगिकरण होता गया और मजदूरों की दशा बिगड़ती चली गई। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें 1850 तक, 1850 तक पश्चिम यूरोप में कई क्रांतियां हुई। 1850 तक पश्चिम यूरोप में कई क्रांतियां हुई, पश्चिम यूरोप में कई क्रांतियां हुई। देखिए आप, जैसे 1789 की क्रांति, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति एवं 1848 की क्रांति, एवं 1848 की क्रांति। ठीक है, कई क्रांतियां हुई, 30 की क्रांति, 48 का ना। देखिए, इन क्रांतियों में, इन क्रांतियों में
मजदूरों मजदूरों एवं गरीबों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन क्रांतियों में मजदूरों एवं गरीबों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गरीबों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन लेकिन क्रांति के पश्चात क्रांति के पश्चात जब राजनीतिक परिवर्तन क्रांति के पश्चात जब राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन अलग अलग देशों में हुआ, अलग अलग देशों में हुआ, उन परिवर्तनों में श्रमिकों को महत्व नहीं दिया गया। अगला पॉइंट लिखें, उपरोक्त कारणों से उपरोक्त कारणों से औद्योगिक देशों में उपरोक्त कारणों से औद्योगिक देशों में औद्योगिक देशों में समाजवादी विचारधारा का औद्योगिक देशों में समाजवादी विचारधारा का उदय एवं प्रसार प्रारंभ हुआ। उदय एवं प्रसार प्रारंभ हुआ। ठीक? तो समाजवाद का जो सबसे महत्व बेस माना जाता है वो औद्योगिक श्रमिक को माना जाता है। मेन तो पहला कारण ही है, और थोड़ा बहुत दूसरा कारण, तीसरा कारण तो एक कारणों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें अटैच करना पड़ता है तो कारण वो भी है। तो क्यों? तो भाई दशा दयनीय है और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है, क्योंकि यही मेन कारण है। अब आप लिखें इसके बाद प्रारंभिक लिखेंगे आप, प्रारंभिक समाजवादी। ठीक है, देखिए आप, प्रारंभिक समाजवादी। या काल्पनिक समाजवादी। प्रारंभिक समाजवादी या काल्पनिक समाजवादी। ठीक है, प्रारंभिक समाजवादी या काल्पनिक समाजवादी। जो पहला फेज माना जाता है, हमने बताया था आपको, शुरुआती समाजवादियों को प्रारंभिक या काल्पनिक, और इसको यूटोपियन सोशलिस्ट भी कहा जाता है। यूटोपिया एक वर्ड है, काल्पनिक, है ना। ठीक है, आप लिखें, प्रारंभिक दौर के समाजवादियों को प्रारंभिक दौर के समाजवादियों को काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता है। काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता है। काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख थे इनमें प्रमुख थे रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन, आजकल एक माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, शुरुआती दौर में बड़े अच्छे व्यक्ति हैं रॉबर्ट ओवन, है ना। साइमन साइमन फोरियर। साइमन फोरियर। एक और नाम लिख लेंगे आप इसमें जो बहुत फेमस रहे हैं, वो हैं लुई ब्लां। प्रारंभिक समाजवादियों में प्रमुख थे रॉबर्ट ओवन, साइमन फोरियर, लुई ब्लां इत्यादि। ठीक है, लुई ब्लां इत्यादि लिखें। रॉबर्ट ओवन ने
अगला पॉइंट लिखेंगे, रॉबर्ट ओवन ने मजदूरों की दशा में सुधार के लिए मजदूरों की दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए। मजदूरों की दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय। ठीक है, निम्नलिखित उपाय के में आप लिख लें, आप जैसे जैसे काम के घंटों को, जो कार्य अवधि होती है, काम के घंटों को कम करना, काम के घंटों को कम करना, जैसे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो उसको कम करना। कॉमा देके लिखेंगे आप, मजदूरी में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, कॉमा साप्ताहिक छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी, कॉमा बीमा की व्यवस्था, साप्ताहिक छुट्टी, बीमा की व्यवस्था इत्यादि। ठीक है, बीमा की व्यवस्था इत्यादि। ये सब रॉबर्ट ओवन हैं, ये खुद उद्योगपति हैं, ब्रिटेन के, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और ये खुद अच्छे उद्योगपति हैं, सफल उद्योगपति हैं, लेकिन बहुत दयालु किस्म के भी हैं, और ये खुद पहल करते हैं मजदूरों की दशा में सुधार के लिए। ठीक है, इन्हीं के बारे में एक पॉइंट और लिखें आप, इन्होंने इन्होंने अन्य उद्योगपतियों इन्होंने अन्य उद्योगपतियों तथा राज्य से इन्होंने अन्य उद्योगपतियों तथा राज्य से मजदूरों की दशा में सुधार के लिए मजदूरों की दशा में सुधार के लिए कदम उठाने की अपील की, कदम उठाने की अपील की। इन्होंने निवेदन किया राज्य को कि आप भी कदम उठाइए, करिए मजदूरों के लिए, और दूसरे उद्योगपतियों से अपील की। सब हंसते थे, पागल हो गया है ये। ठीक है, मजदूरों का शोषण पे तो बहुत हद तक उनका मुनाफा टिका हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने अपील की। ठीक, इनको पता कि भी ऐसे करके दशा सुधर सकती है। अगला पॉइंट लिखें, लिखें, साइमन ने यह सुझाव दिया, साइमन ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य, व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य एवं आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। वेतन मिलना चाहिए, इसी में लिखेंगे, आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। यह कैसे संभव होगा? यह कैसे संभव होगा? इस संदर्भ में इनका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था, क्लियर नहीं था। यह कैसे संभव होगा, इस संदर्भ में इनका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था। लिखें, अगला पॉइंट, फोरियर ने यह सुझाव दिया, फोरियर ने यह सुझाव दिया, फोरियर ने यह सुझाव दिया कि
सहकारी समितियों के द्वारा कृषि एवं उद्योग का संचालन होना चाहिए। सहकारी समितियों के द्वारा कृषि एवं उद्योग का संचालन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे सब लोग मिल करके, जैसे हम सब हैं तो हम सब मिल करके खेती करें, उद्योग में पैसा लगाएं, सब मिल करके काम करें, आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, और जो मुनाफा हो उसका बांट लिया जाए उसको, ये भेदभाव नहीं होगा। उत्पादन होना चाहिए और उत्पादन होना चाहिए, संचालन होना चाहिए। ठीक है, एक ही बात है। और मुनाफे का वितरण भी एक निश्चित नियम के अनुसार होना चाहिए। एक निश्चित नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे इसने कहा मजदूरों को ज़्यादा मिलना चाहिए, फिर उद्योगपतियों को, फिर किसी को, तो उद्योगपति भी हंसने लगे कि भाई क्या सुझाव दे रहा है, मजदूरों को ज़्यादा क्यों मिलेगा। ठीक है, उद्योगपति भी मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, सब बातें आने लगी उसमें, है ना। तो जो सुझाव दे रहा है वो भी बहुत व्यवहारिक नहीं है, ब्रैकेट में लिख लें आप। ठीक है, मुनाफे के वितरण का सुझाव व्यवहारिक नहीं था। मुनाफे के वितरण का सुझाव व्यवहारिक नहीं था। मुनाफे के वितरण का सुझाव व्यवहारिक नहीं था। सुझाव यही था कि इसको ज़्यादा दो, इसको कम दो, इसको इतना दो, क्यों दो, क्यों मानेंगे वो आपकी बात, ये क्लियर नहीं था। अगला पॉइंट लिखें, लुई ब्ला ने भी, लुई ब्ला, ब्लैंक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं ब्लांक भी लिखा रहता है इसके बारे में ना। लुई ब्ला ने भी, ठीक है, सहकारी कार्यशाला, सहकारी कार्यशाला के माध्यम से, सहकारी कार्यशाला के माध्यम से उत्पादन की बात कही। देखें, राज्य इन कार्यशालाओं को पूंजी उपलब्ध कराएगा। राज्य इन कार्यशालाओं को पूंजी उपलब्ध कराएगा। ठीक, ठीक है आप, यह क्यों और कैसे होगा, यह क्यों और कैसे होगा, इस संदर्भ में कोई प्रभावी सुझाव नहीं दिया। कोई प्रभावी सुझाव नहीं दिया। क्यों और कैसे होगा, इस संदर्भ में कोई प्रभावी सुझाव इन्होंने भी नहीं बताया कि कैसे होगा ये, मतलब। ठीक है, कह तो रहे हैं कि भाई मिल के प्रोडक्शन करें, राज्य पैसा देगी, फिर वितरण होना चाहिए लोगों में, बट कैसे स्थापित होगा ये सारी बातों का मतलब क्या है कि कैसे असमानता को दूर किया जाए, एक प्रतिस्पर्धा को कम किया जाए, असमानता को दूर किया जाए, सबका जीवन बेहतर हो, सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में काम करें। इन बातों का मतलब इस तरह का है जो इस सारे सुझाव आ रहे हैं, पर ये होगा कैसे उसका कोई प्रभावी सुझाव। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि आपने मुद्दे तो ठीक उठाए, पर जो आप रास्ता बता रहे हैं वो बहुत तार्किक नहीं है।
इसलिए आपका जो ये प्रयास एक तरह से काल्पनिक प्रयास है। हम हमेशा याद रखेंगे कि आपने विचारधारा की नींव रखी, आपने बताया कि भाई ये सब समस्याएं हैं, पूंजीवाद असमानता पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन आप रास्ता ठीक नहीं बता पा रहे हैं। रास्ता मैं बताता हूँ, ये अलगाव होगा। कि मार्क्स ने कहा कि क्रांति तब जाकर के व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि आप पैसे वाले लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो गरीबों का ध्यान, अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पैसे वाले गरीबों का ध्यान, अपवाद को छोड़ दीजिए, वो कहते हैं राज्य भी पैसे वाले लोगों के हाथों का हथियार होता है, जैसे चाहे वैसे घुमाते हैं। ठीक है, अपवाद छोड़ दीजिए, मार्क्स कहता है। इसलिए हमें पूंजीवाद को जड़ से समाप्त करना होगा, इस व्यवस्था को। ठीक है, पूंजीवाद समाप्त होते राज्य की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य का निर्माण भी पूंजीवादी लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने किया। वो कहते हैं कि हमें, पर ऐसा होगा। फिर मार्क्स ने उसके समर्थन में तर्क दिया, बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि बहुत सारी बातें उसकी तार्किक थी, प्रामाणिक भी थी, इतिहास से पुष्ट भी हो रही थी, घटनाओं से। तो उनकी बातों में दम था, इसलिए उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, और उन्होंने तरीका भी बताया कि कैसे क्रांति होगी, और ये भी बताया क्रांति के बाद क्या करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, व्यवस्था का विरोध एक बात है, यदि आप विरोध कर रहे हैं व्यवस्था को हटाने के लिए, तो विकल्प होना चाहिए। विकल्प फिर लोगों को मार्ग बताने का काम करता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई तो एक विकल्प था उस समय कि ये बेहतर व्यवस्था है, लोगों ने पकड़ लिया उस समय रूसों की बातों को और वॉल्टेयर की बातों को, उस रास्ते पे परिवर्तन शुरू हो गया। वैसे ही अब ये जो असमानता है, अन्याय है, मार्क्स ने एक विकल्प रखा सामने, इस रास्ते पे चलिए तो न्याय, तो जो जो न्याय चाहते थे उनको बहुत तेजी से खींचेगा वो विचारधारा। ठीक है, और फिर ऐसे करके हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो थियोरी कम, विकास यात्रा को ज्यादा देखते हैं, इस घटना का उस समय क्या प्रभाव दिखा। हमने क्या कहा, अब एक नए तरीके से सोचिएगा, पूरा का पूरा पश्चिम यूरोप एक राष्ट्र है। पूछने के लिए मैं कह रहा हूं, आप कैसे सोचा करिएगा, ठीक। और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब सब उसके प्रांत हैं, राज्य हैं, एक देश है और ये सब उसके राज्य हैं। क्योंकि अब तक पश्चिम यूरोप का डेवलपमेंट तो ऐसे ही है ना, पुनर्जागरण है तो सभी देशों में है, धर्म सुधार है तो सभी देशों में है, प्रबोधन है तो सभी देशों में है, औद्योगिकरण है तो सभी देशों में है, क्रांतियां हैं तो सभी देशों में है। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ना पूरा का पूरा मॉडल, बदलाव का मॉडल। तो इन सब के विचारों के बाद अगला पॉइंट लिखें आप इसमें, लिखें कि प्रारंभिक समाजवादियों ने मजदूरों की दयनीय दशा, मजदूरों की दयनीय दशा तथा सामाजिक आर्थिक असमानता तथा असमानता की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। असमानता की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। लिखें, अधिकाधिक मुनाफा अधिकाधिक मुनाफा या पूंजीवादी व्यवस्था को इसके लिए उत्तरदायी माना। में लिखें, मुनाफा के लिए प्रतिस्पर्धा को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना। मुनाफा के लिए प्रतिस्पर्धा को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना। ठीक है,
मुनाफा के लिए प्रतिस्पर्धा को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना। हालांकि हालांकि इन्होंने समस्या के समाधान के संदर्भ में जो सुझाव दिए, उसका समकालीन समाज पर प्रभाव नहीं दिखा। समकालीन समाज पर प्रभाव नहीं दिखा। अगला पॉइंट लिखें कि यह एक महत्वपूर्ण कारण था। यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि मार्क्स ने इन्हें काल्पनिक समाजवादी कहा। काल्पनिक समाजवादी कहा। मार्क्स ने कहा कि आप समाधान ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, समस्या को तो ठीक पहचान रहे हैं। देखिए, हालांकि मार्क्स ने इनकी प्रशंसा भी की। मार्क्स का कहना था कि आपने एक शुरुआत किया, एक विचारधारा की, आपने एक बात कहनी शुरू की, ठीक है, मुद्दे को उठाया, जो आपको समझ में आया आपने समाधान बताया, तो आपकी प्रशंसा है कि आपने वो रास्ता बनाया जिसको हम आगे और विकसित कर पाए। यदि आप इन सब बातों को नहीं उठाते, नहीं बताते, तो हमारे लिए और मुश्किल होती इन बातों को समझाना आगे वाली पीढ़ी को। ठीक है, तो मार्क्स ने इनकी प्रशंसा की, कृतज्ञता व्यक्त की। वैज्ञानिक समाजवाद आपके कर्ज को कभी नहीं भूलेगा। मार्क्स का एक कथन था कि आज जो वैज्ञानिक समाजवाद है आपके कंधों पर टिका हुआ है, मतलब आपने ही मार्ग बताया, आपने ही बुनियाद रखी है ना। तो मार्क्स ने इनकी प्रशंसा भी की। अब आप ऐसे देखोगे कि मोटे तौर पे 1850 तक, थोड़ा आगे भी हैं बट ये हैं, समझ लो आप 1770-80 से लेकर 1850 के बीच में सब सक्रिय हैं। फ्रांस में, ब्रिटेन में, यानी पश्चिम यूरोप में सक्रिय हैं, सब पश्चिम यूरोप वाले। क्या इस अवधि में मजदूरों की दशा में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए राज्य के द्वारा? नहीं। ठीक है, तो इनके जो विचार थे उसको उतना महत्व समाज में नहीं मिला। ठीक है, इसलिए इनको काल्पनिक समाजवादी, मजदूरों की दशा यथावत बनी रही। ठीक, तो अब आप देखोगे कि एक तरफ 1780-90 से 1850 के बीच में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, पश्चिम यूरोप में क्रांतियां हुई। इसी समय पश्चिम यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी हुई, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ। बट राजनीतिक और औद्योगिक परिवर्तन तो हुआ, बट उसका लाभ मध्य वर्ग को मिला। राजनीति में हर देश में मध्य वर्ग की भागीदारी बढ़ी और उद्योग के कारण मध्य वर्ग उद्योगपतियों की स्थिति बेहतर हुई। राजनीतिक आर्थिक दोनों परिवर्तन में श्रमिकों की बहुत भूमिका थी, लेकिन न तो इन्हें आर्थिक रूप से सम्मान मिल रहा था, ना ही इन्हें राजनीतिक रूप से सम्मान। ऐसे रुक करके देखेंगे अब, हमने मान लो फ्रांसीसी क्रांति से लेकर आगे क्रांतियों के बारे में पढ़ा, तो क्या था? लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए था। मजदूरों को कहाँ महत्व मिला? नहीं मिला, हमने बताया। औद्योगिकरण में मैंने आपको समझाया, जो परिवर्तन हुआ उसमें वैसे ही इनकी दयनीय दशा है। ठीक है, तो न तो राजनीतिक परिवर्तनों से इन्हें लाभ मिल रहा है, ना औद्योगिक परिवर्तनों से इन्हें लाभ मिल रहा है। कार्ल मार्क्स उसी समय है, वो युवा है कार्ल मार्क्स, और उस समय के राजनीतिक घटनाओं को देख रहा है, औद्योगिक परिवर्तनों को देख रहा है, अर्थशास्त्रियों को देख रहा है, काल्पनिक समाजवादियों को देख रहा है। जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम लोग आज इस दौर में हैं, तो
आज की परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित तौर पे हमारे ऊपर, ठीक है। तो जो व्यक्ति जिस दौर में होता है वो देख रहा है कि हाँ, वैज्ञानिक समाज, जो काल्पनिक समाजवादी क्या बता रहे हैं, औद्योगिक क्रांति हो तो रही है बट मजदूर हाशिए पे हैं, यूरोपीय क्रांतियां हो तो रही हैं बट मजदूरों को कोई सम्मान उसमें नहीं मिल पा रहा है, अर्थशास्त्री जो विचार दे रहे हैं वो केवल पैसे वालों के लिए विचार दे रहे हैं, हस्तक्षेप, ठीक है। वो सब चीजों को खूब ऑब्जर्व कर रहा है। कहते हैं ना, मार्क्स पे किन परिस्थितियों का प्रभाव था, जो घटना चल रही है उसका ही प्रभाव उसके ऊपर होगा, जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है का प्रभाव होता है ना। इन सब चीजों से प्रभावित होकर मार्क्स अपना विचार लेकर के आएगा, जिसे मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद कहते हैं, ठीक। इन सब घटनाओं का प्रभाव उसके ऊपर दिखेगा। अब आप शीर्षक दे दें और लिखें आप मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद। ठीक, यहाँ यूरोपीय क्रांतियां, इसमें लिखेंगे आप, लिखते चलिएगा, यूरोपीय क्रांतियां एवं मजदूरों को न्याय न मिलना, यूरोपीय क्रांतियां एवं मजदूरों को न्याय न मिलना, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे आप। क्रांतियों में मजदूरों की व्यापक भागीदारी थी, क्रांतियों में मजदूरों की व्यापक भागीदारी थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का जब कारण देखेंगे आप, तो हमने बताया था उसमें कारीगरों की दयनीय दशा, जब हमने बताया था गरीबों, वंचित तबकों, बेरोजगारों। 1830 और 48 की क्रांति के कारण जब आप पढ़ेंगे देखेंगे कि आप हर क्रांति के कारण में मजदूरों की भूमिका भी, तीनों परिवर्तन में मजदूर थे लेकिन मजदूरों को वो सम्मान नहीं मिला, न मिलना। कॉमा देकर लिखें आप इसी में, ठीक है। औद्योगिक परिवर्तनों के साथ औद्योगिक परिवर्तनों के साथ मजदूरों की दशा में निरंतर गिरावट, मजदूरों की दशा में निरंतर गिरावट, ठीक। परिवर्तन हो रहे हैं बट मजदूरों की दशा में कोई सुधार नहीं हो पा रही। कॉमा देके लिखें आप। राज्य एवं उद्योगपतियों के द्वारा, राज्य एवं उद्योगपतियों के द्वारा इनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास न करना, उद्योगपतियों के द्वारा इनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास न करना, ठीक। कॉमा देके लिखें आप। अर्थशास्त्रियों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा हस्तक्षेप की नीति पर बल देना, हस्तक्षेप की नीति पर बल देना, लेना में लिखे कॉमा देकर, मजदूरों के आंदोलनों को, आंदोलनों को पुलिस एवं सेना के द्वारा कठोरतापूर्वक दमन करना,
पुलिस एवं सेना के द्वारा कठोरतापूर्वक दमन करना। कठोरतापूर्वक, जैसे कभी कोई आंदोलन कर रहे हैं तो सेना पुलिस कठोरतापूर्वक उसका दमन कर दे रही। दमन करना, इसी में लिखें आप कि काल्पनिक समाजवादियों के प्रयासों के बावजूद मजदूरों की दशा में सुधार न होना। मजदूरों की दशा में सुधार न होना। लिखें जैसे सुधार न होना इत्यादि जैसे परिस्थितियों ने मार्क्स के विचारों को प्रभावित किया। मार्क्स के विचारों को प्रभावित किया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मार्क्स की जब बात होती है ना तो डार्विन की भी चर्चा होती है, हेगल की भी चर्चा होती है, बहुत सारे ऐसे विचारकों की बात की जाती है। तो उस तरह के ना थ्योरेटिकल बातों को हमने साइड कर दिया, हमने प्रैक्टिकली रखा उस समय पश्चिम यूरोप का सिचुएशन क्या है, जिस समय मार्क्स अपने विचारों को लेकर सामने, क्योंकि ऑलरेडी ये सिचुएशन आप पढ़ चुके, तो इसमें नई बात कुछ भी नहीं बताई मैंने आपको। ठीक, उस समय सिचुएशन क्या है, कोई थ्योरेटिकल किताबी बातें नहीं इसमें। अब मार्क्स जैसा एक व्यक्ति विचारक जो बहुत परेशान है इन सब समस्याओं को लेकर, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपने विचारों को निर्मित कर रहा है कि आखिर मजदूरों को न्याय कैसे मिलेगा। इतिहास का वो गंभीर अध्ययन कर रहा है, इतिहास को भी खूब देख रहा है पीछे से वो, कि कैसे न्याय मिलेगा। और इन सब को देख करके फिर वो अपना मॉडल बनाता है कि मजदूरों को कैसे न्याय मिलेगा। इन्हीं सब बातों का प्रभाव है मार्क्सवादी विचारधारा पर। अब जो मार्क्स की विचारधारा, मार्क्स के आइडियाज क्या है, जब हम पढ़ेंगे हम, तो यही परिस्थितियां तो मार्क्स के विचारों को दिशा दे रहा है। मे भी आपने कार्ल मार्क्स के बारे में कभी पढ़ा हो, कोई ऑप्शनल वगैरह सब्जेक्ट में, जैसे इतिहास है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, लोक प्रशासन है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें मार्क्स के बिना आप आगे बढ़ जाएंगे आप। बट हर विषय का अलग नेचर होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो मार्क्स ने राज्य के बारे में क्या कहा, अधिकार के बारे में क्या कहा, ठीक है, अभिव्यक्ति के बारे में क्या कहा, संगठन के बारे में क्या कहा, तो वो पॉलिटिकल इन नेचर हो जाता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति। मार्क्स के यही विचार समाज को किस तरह से गाइड कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको फिलोसॉफिकल थोड़ा लेकर के, फिर एक ही मार्क्स है उसको थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। हिस्ट्री में जब भी पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट के साथ पढ़ना चाहिए। एक हिस्ट्री में जब भी पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट, छोटी छोटी बात मैं बताता हूँ, कभी कभी आप देखेंगे आप अलग अलग सब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मार्क्स सब पढ़ा रहे हैं, सबकी बात करेंगे, ठीक, लेकिन वो तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे फिलोसफी में जब आएंगे ना तो हेगल क्या कह रहा है, मार्क्स कैसे प्रभावित हो रहा है, ठीक है, रिकार्डो की बातों का मतलब वहां थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें उस तरह की आ जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी सब बातें होती हैं, बट पॉलिटिकल साइंस में बल होता है जो राज्य के जो तत्व होते हैं उसके ऊपर ज्यादा बल होता है मार्क्स के विचारों का। पवेड में भी पॉलिटिकल साइंस की तरह चलेगा, बट प्रशासन वाले पहलू पे ज्यादा मार्क्स के विचारों का क्या प्रभाव है। यदि एक तो होता है कि कोई भी टीचर आया मार्क्स पढ़ाना शुरू कर दिया अपने अपने विषय में, ठीक है, एक होता है कि वो टीचर इस बात को समझे कि भाई मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स क्यों है, ठीक है, और फिर उस एंगल से उन चीजों को हाईलाइट। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना यूपीएससी के क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल जैसा सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम होते हैं।
आधुनिक विश्व की जब भी बात होती है ना, मतलब अब गिनती का तो कोई पैमाना नहीं है कि टॉप 5 टॉप 10 व्यक्ति जिसने दुनिया को प्रभावित किया, ठीक है, टॉप 3 की बात की जाए तो उसमें एक शख्स जरूर है, कार्ल मार्क्स, जिसने 19वीं और 1850 से लेकर के 2000 तक 150 साल तो इसने उथल पुथल मचा कर रख दी पूरी दुनिया में। और मतलब बहुत कुछ इसका इम्पैक्ट आज भी है, आज भी बहुत बड़ा प्रभाव है इसका पूरी दुनिया में, कार्ल मार्क्स का। तो किन परिस्थितियों में मार्क्स के विचार उभर कर सामने आ रहे हैं, वो परिस्थितियां मैंने आपके सामने, अब इस पे आपको बुद्धि क्या लगानी है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसलिए हमने विश्व इतिहास में कहा था कि विश्व इतिहास का टॉपिक आगे भी बढ़ोगे तब भी पुरानी बातें चलती रहेंगी, कोई भी क्लास मिस मत करना। कभी कभी आता है कि सर उस तरह की पकड़ महसूस नहीं होती है जिस तरह की पकड़ और किसी किसी विषय पे कुछ बच्चे कहते हैं इस तरह की बात, आप में से या हो सकता है अधिकांशतः लोगों के लिए बात हो, पकड़ बन जाएगी, आप बस टिके रहिए आप, ठीक है, उस पर टिके रहिए आप। जैसे दूसरा विषय पढ़ेंगे, तीसरा विषय पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जानकारी का दायरा थोड़ा और बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है, तो पकड़ बन जाएगी आपकी, उसके लिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। पकड़ इन द सेंस की चीजें याद करनी पड़ती हैं कई बार हमें, ठीक है, बट बार बार जब थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपको एक समझ बनना शुरू हो जाएगा कि अच्छा आधुनिक विचार हैं, ये सब प्लेयर हैं। अभी एक दो बार हम रिवीजन करेंगे हम अभी, और बीच बीच में हम, ठीक है, जब हम रिवीजन करेंगे तो थोड़ा फिर दोबारा से तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, एंड होते होते बहुत कुछ पकड़ बन चुकी होगी आपकी इसके ऊपर, ठीक है, वो बन जब जब दोहराएंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा सर बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको समझना ही है बेसिकली। घटनाक्रम ज्यादा है नहीं, आमतौर पे क्या होता है जहाँ जैसे कालक्रम हो, मान लो जैसे हम पढ़ रहे हैं सपोज दैट संवैधानिक विकास, तो हमने 73 का अधिनियम पढ़ा तो फिर 84 का अधिनियम पढ़ा, 84 पढ़ा तो 93, कालक्रम से पढ़ रहे हैं, केवल भारत में पढ़ रहे हैं और एक थीम पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा हिस्सा हो गया। यहाँ पे थीम क्या था, लोकतंत्र, लेकर के हमें पूरे यूरोप अमेरिका सब घूमना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद तो पूरे यूरोप अमेरिका घूमना पड़ रहा है। औद्योगिकरण फिर एक बार यूरोप अमेरिका घूमना पड़ रहा है हमें। क्रांतियां तो फिर यूरोप घूमना पड़ रहा है हमें। तो यहां आप क्या देखोगे, टॉपिक में हम पूरा विचरण कर जा रहे हैं कई महादेश को एक साथ में। तो वो वाला कन्वीनियंस नहीं है ना कि 93 में आधुनिक सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस था, ठीक है, 93 जी एक पॉइंट हो गया तो पकड़ महसूस हो रही है। अगला पॉइंट फिर हमने ले लिया उसमें कि भाई उसने वेतन इतना कर दिया था, ठीक है। एक फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली ने खोला ट्रेनिंग के लिए, विवाद हुआ तो चला गया वो हेलीवेरी में, ईस्ट इंडिया कॉलेज में, ठीक है। 53 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान। वहां आपके पास क्या, एक भारत का एग्जाम्पल और एक सिविल सेवा और एक दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। हमने यहां क्या बात की, देखो लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुआ फ्रांस में, चर्चा पूरे यूरोप में हुई, बट लोकतंत्र को फिर से समेट दिया वियना सम्मेलन ने। अब जब 30 की क्रांति हुई तो हमने क्या देखा, फ्रांस में फिर से चेंज हुई व्यवस्था, ब्रिटेन में उसका इंपैक्ट दिखा लोकतंत्र का, ठीक है, स्पेन स्विट्जरलैंड में इसका इंपैक्ट दिखा लोकतंत्र का। तो यहां पे थीम सिविल सेवा नहीं, यहां पे थीम लोकतंत्र है। 48 की क्रांति हुई तो हॉलैंड डेनमार्क में परिवर्तन दिखा, सार्डिनिया प्रसा में परिवर्तन दिखा, देखो जो लोकतंत्र अब इतने देशों में आ गया। समझ में आ रही बात, तो वहां थीम लोकतंत्र है, और ये वो थीम है जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला है। तो चूंकि विश्व इतिहास में राष्ट्रों का इतिहास तो पढ़ना ही नहीं, हमें केवल थीम का इतिहास पढ़ना है, तो हम अलग अलग देशों का उदाहरण लेते रहते हैं, ठीक। इस तरह से जब उसको बैठा के देखेंगे ना तो एक ही थीम पे चल रहा है, कोई बहुत एट लास्ट आप देखेंगे हिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट पोर्शन होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो, ठीक, सबसे आसान आपको लगेगा, हाँ इसमें कुछ क्या, ये कहानी है, ऐसे ऐसे हुआ, इसमें ऐसे, मतलब इंफॉर्मेशन की तो मिनिमम जरूरत पड़ती है इसमें। जहां जरूरत है, जैसे मान लो कोई वियना सम्मेलन है या पेरिस शांति सम्मेलन है, तो जितना जरूरत है इंफॉर्मेशन वहां भी लैस कर देते हैं हम। जहां बचाना था हमने ऑस्ट्रिया की संधि में, हंगरी की संधि में, वहां बचा भी लेते हैं हम, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सभी के मतलब हर जगह, अच्छा ये पढ़ लो, संधि पढ़ लो, ये पढ़ लो,
उसमें क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें ये बात, कौन सी किताब और नोट्स में नहीं, हर चीज पढ़े हुए हैं नोट्स के अंदर। ठीक है, तो क्यों पढ़ें, बाकी सब क्यों बेवजह पढ़ें हम, तो यहां थीम चल रहा है। ठीक, तो औद्योगिकरण एक थीम है, पूंजीवाद एक थीम है। अभी कई बार इसको हम लोग करेंगे, बाइंड अप करेंगे हम लोग बीच बीच में, है ना, अभी करते रहेंगे इसको हम लोग। और पूरे क्लास नोट्स को जैसे भी आप एक बार आप टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे आप, एक बार रिवीजन होगा आपका, फिर पकड़ बनेगी, है ना। बट एट लास्ट सबसे कम एफर्ट पे हिस्ट्री में यही वाला सेक्शन जाएगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें सोर्स भी हमने रोक रखा है आपका। हमने कहा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी टाइम किसी और विषय में लगाइए आप, अतिरिक्त पढ़ने से भी हमने मना कर रखा आपको इसमें। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला है, यहूदी धर्म को मानता था, यहूदी है वो, और वो भी बहुत व्यथित है, दुखी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और श्रमिकों की दशा देख करके बहुत दुखी है। ऐसा नहीं कि वो अलग ग्रह से आया था, अपने बीच का, समाज के बीच का, तो बहुत दुखी है वो। इस बात को लेकर बहुत चिंतित है, परेशान है कि क्या कारण है कि भाई मजदूरों को न्याय नहीं मिल पा रहा है इन सब परिस्थितियों के बावजूद, जो परिस्थितियां हमने देखी। इन सब परिस्थितियों का बाकी कुछ विचारकों का अध्ययन करके अपना एक विचार बनाएगा कि भाई इन सब कारणों से मजदूरों को न्याय, और ये करने से मजदूरों को न्याय मिलेगा और हमेशा के लिए दुनिया से अन्याय खत्म। ठीक है, एक अच्छा उम्मीद, होप देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वो परिस्थितियां हैं जिसमें मार्क्स अपनी बातों को, अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें उपरोक्त परिस्थितियों में कार्ल मार्क्स ने 1848 में दास कैपिटल, 48 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कर लीजिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एवं 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक के माध्यम से, 67 में दास कैपिटल नामक पुस्तक के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अपने विचारों को प्रस्तुत किया। ठीक, ये दो प्रमुख किताब है मार्क्स, इसमें एंजल्स भी उसको हेल्प कर रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ठीक है, मैनिफेस्टो तो पतली सी पुस्तिका है, ज़्यादा बहुत मोटी किताब, ये थोड़ी सी है, इसमें इकोनॉमिक थ्योरी वगैरह को अच्छे से एनालाइज किया गया है इसमें। इसमें तो बस संकलन है आइडियाज का उसका, एक तरह से मार्क्स ने खुद ही था। जब 48 की यूरोपीय क्रांति चल रही है तभी मार्क्स ये किताब लेकर के आ रहा है। मार्क्स क्या देख रहा है, बाकी देशों में परिवर्तन हो रहा है, बट सारे परिवर्तन के बावजूद मजदूरों को कहीं न्याय, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स कह रहा है मजदूर को तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, पैसे वाले कभी तुम्हें न्याय, उन घटनाओं को देख रहा है तब कह रहा है तुम्हें 30 में न्याय नहीं मिला, तुम्हें 48 में न्याय नहीं मिला, तुम्हें 89 में न्याय नहीं मिला, हम बताते तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा। तो परिस्थितियों का प्रभाव बहुत है मार्क्स के ऊपर, ऐसा नहीं कि वो अलग ग्रह से आइडिया लेकर के आ गया। ठीक है, क्योंकि यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण बढ़ रहा है तो मजदूरों की दशा खराब हो रही है, असमानता है, तो उस पर अपनी बात कह रहा है वो। इन किताबों के माध्यम से मार्क्स ने अपनी बात, मार्क्स की बातों का सारांश क्या है, क्या क्या कह रहा है, प्रमुख विचार लिख लें आप जरा, मार्क्स के प्रमुख विचार। लिखें आप कि उसका लक्ष्य क्या है, साम्यवाद की स्थापना,
मार्क्स का लक्ष्य क्या है? साम्यवाद की स्थापना। ठीक है, यहां लिख लें, अर्थात वर्ग विहीन, लिखवा चुका हूं पहले, दोबारा लिखवा रहा हूं, अर्थात वर्ग विहीन, ठीक, कौमा, राज्य विहीन, धर्म विहीन समाज की स्थापना। ठीक, ये है मार्क्सवादी विचारधारा का लक्ष्य। ठीक है, ये किसके द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा? ठीक है, किसके द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा? यहां लिखेंगे आप, औद्योगिक श्रमिकों औद्योगिक श्रमिकों या सर्वहारा सर्वहारा के द्वारा, औद्योगिक श्रमिकों या सर्वहारा के द्वारा। ठीक, कौन इस लक्ष्य को हासिल करेगा? तो श्रमिक हासिल करेंगे, औद्योगिक श्रमिक। उसके लिए हिंदी में किताबों में अनुवाद मिलेगा आपको, सर्वहारा। ठीक, और मार्क्स उसके लिए वर्ड यूज करता था प्रोलिटेरिएट, अपने लेखों में कोई भी शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मार्क्स कहता था प्रोलिटेरिएट, दो वर्ड यूज करता था, प्रोलिटेरिएट एंड बुर्जुआजी। बुर्जुआ शब्द का बहुत इस्तेमाल करता था, मिडिल क्लास के लिए, उद्योगपतियों के लिए उसका भी क्लासिफिकेशन करता था। ठीक, किसके द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा? औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा या सर्वहारा के द्वारा। यहां लिखेंगे आप, क्यों? लिखेंगे आप क्यों, एक्सप्लेन करेंगे आप क्यों को, कि पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योगपतियों के द्वारा उद्योगपतियों के द्वारा मुनाफा का अधिक से अधिक हिस्सा अपने पास रख लिया जाता है। मुनाफा का अधिक से अधिक हिस्सा अपने पास रख लिया जाता है, और श्रमिकों को एक छोटा सा अंश दिया जाता है। छोटा सा अंश दिया जाता है, जबकि श्रमिकों के परिश्रम का मूल्य अधिक है। जबकि श्रमिकों के परिश्रम का मूल्य अधिक है। जबकि श्रमिकों के परिश्रम का मूल्य अधिक है। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, अब अगला सवाल ये उठ रहा है कि श्रमिक क्रांति क्यों करेंगे? मार्क्स इस बात को समझा रहा है अपने तर्क से। किताबों में लिखा रहेगा आपको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक जो मेहनत करते हैं, मान लो एक श्रमिक को आप एक दिन में 1 रुपये दे रहे हैं, तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो वो 3 रुपये 4 रुपये के बराबर काम कर रहा है, बट आप 1 रुपये दे रहे हैं, 3 रुपया हड़प ले रहे हैं आप।
उसको मिलना चाहिए था 4 रुपये, बट आप उसको दे नहीं रहे, आप अपने पास रख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास संसाधन है पूरा। आप क्यों नहीं देते हैं कि श्रमिकों को देंगे तो ये भोग विलासिता में खर्च कर देंगे। ठीक है, रिकार्डो का एक वेज को लेकर थियोरी है। रिकार्डो ने ये बात कहा कि कम दो। एक मार्क्स ने कहा ठीक कह रहा है वो, कम दो, कि नहीं पता है इसका क्या क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो जो आयरन वेजेस करके जो उसका एक थियोरी है रिकार्डो का, जो अपनी बात कह रहा है उसमें, उसको ही मार्क्स कह रहे हैं कि भाई आप तो खुद ही कह रहे हैं कि कम दो। मार्क्स ने अपनी बात के लिए ना पूंजीवादी अर्थशास्त्र को विचार, तुम कह रहे हो कम दो, क्योंकि ये भोग विलास में खर्च कर देंगे, पूंजीपतियों के पास पैसा रहेगा तो वो फिर निवेश करेगा तो लोगों को और रोजगार मिलेगा। ठीक, तो मार्क्स कह रहे हैं ये अतिरिक्त मूल्य, ये जो मुनाफा मिलना चाहिए आप दे नहीं रहे हैं उसको। आप इसी में अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट। देखिए, चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था, चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित है, ठीक है, पूर्ति के नियम पर आधारित है। लिखें आप, एक तरफ श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक तरफ श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ मजदूरी भी कम दी जा रही है। ठीक? लिखें, इस कारण पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में मंदी, महामंदी, मंदी महामंदी का चक्र आएगा, और मंदी महामंदी का चक्र आएगा, और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां क्रांति के लिए अनुकूल होंगी। ऐसी परिस्थितियां क्रांति के लिए अनुकूल होंगी। मार्क्स कहता है कि समय के साथ साथ श्रमिकों की आबादी बढ़ रही है। जब तुम उसको पैसा दोगे नहीं तो वो खरीदेगा क्या? तो फिर आपका माल जमा होने लग जाएगा, मंदी आएगी, फिर किसी तरह से बाहर निकलोगे आप। जब कोई बड़ी मंदी, ऐसी अव्यवस्था आएगी, बेरोजगारी, मंदी का मतलब बेरोजगारी, असंतोष चरम पर होगा, ठीक है, उस वक्त क्रांति होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? मार्क्स कह रहा है उस वक्त क्रांति। अगला पॉइंट लिखें, सबसे पहले, सबसे पहले यह क्रांति औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित देश में होगी। सबसे पहले यह क्रांति औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित देश में होगी। ठीक है, फिर अन्य औद्योगिक देशों में, फिर अन्य औद्योगिक देशों में, इसी में लिखेंगे, क्योंकि औद्योगिकरण का प्रसार औद्योगिकरण का प्रसार पूरे विश्व में होगा, पूरे विश्व में होगा, इसलिए साम्यवादी क्रांति भी वैश्विक स्तर पर होगी। साम्यवादी क्रांति भी वैश्विक स्तर पर होगी।
ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप यहां पे वैश्विक क्रांति। मार्क्स कहता है कि साम्यवादी क्रांति किसी एक राष्ट्र की नहीं है, ये पूरी मानवता पूरे विश्व में होगी। अंतरराष्ट्रवाद की बात मार्क्स करता है। ठीक है, क्यों पूरे विश्व में होगी? क्योंकि औद्योगिकरण का रफ्तार रुकेगा नहीं, जो जो विकसित होता जाएगा वहां वहां क्रांतियां होती हैं, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में आपको ये क्रांति, यानी पूरी दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था मार्क्सवाद आएगा। ठीक, वो कहता है किसी एक देश में नहीं, बस शुरुआत ब्रिटेन से होगी, शुरुआत रूस से होती है इसकी। ठीक है, वो अलग कहानी है ना। तो क्यों क्रांति होगी श्रमिकों के द्वारा यहां पे? ठीक, तो श्रमिकों पे ही मार्क्स इतना बल क्यों देता है, जितने भी गरीब हैं उसमें? ठीक है, लिख लें आप अगला पॉइंट। ठीक है, क्रांति के लिए श्रमिकों पर अत्यधिक बल देने का एक महत्वपूर्ण कारण था इनकी एक जैसी दशा, एक जैसी दशा, कौमा अधिक संख्या बल, अधिक संख्या बल, कौमा संगठित करना आसान, संगठित करना आसान, तथा सभी औद्योगिक देशों में एक जैसी परिस्थितियां, सभी औद्योगिक देशों में एक जैसी परिस्थितियां। ठीक है, जैसे वैसे तो औद्योगिक श्रमिक और शहरी श्रमिक दोनों पे बल दे रहा है, बट कहता है किसान क्यों नहीं? अब इसका तर्क था कि भाई कुछ के पास थोड़ी जमीन है, कुछ के पास ज्यादा जमीन है, कुछ के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसानों का कभी भी हित एक नहीं हो सकता, इस बात को भी समझिएगा। ठीक, छोटे किसानों की अलग समस्या, मझोले किसानों की अलग समस्या, बड़े किसानों की, फिर उनका बिखराव बहुत ज्यादा है, उनका बिखराव बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर अलग अलग देश में किसानों की दशा भी अलग अलग है, बिखराव ज्यादा, तो उसको आसानी से आप संगठित नहीं कर पाएंगे। अब जो दशा ब्रिटेन में श्रमिकों की है, वही दशा फ्रांस में भी है, वही बेल्जियम में भी, वही हॉलैंड में भी, वही जर्मनी में भी। किसी भी देश में श्रमिकों की दशा एक जैसी है। यहां इन्वर्टेड कॉमा में लिख लें आप, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों के सिवा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास जंजीरों के सिवा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मार्क्स का ये वाला जो लाइन है ना, खूब यूज किया जाता है कि भाई तुम जहां हो एक जैसे हो। तो मार्क्स चूंकि बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रांति होगी, वैश्विक क्रांति होगी, यानी हर देश में उसके आधार होंगे ना, श्रमिक होंगे, क्योंकि हर देश में श्रमिकों की दशा एक जैसी है। ठीक, और मुनाफा के लिए होगा इस तरह से प्रयास, तो समस्याएं आएंगी और क्रांति वैश्विक स्तर पे। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा है श्रमिक ही क्यों, दूसरे वर्ग क्यों नहीं, और वैश्विक स्तर पे क्यों। यहां पे दो बातें हमने बताई, श्रमिक ही क्यों और वैश्विक स्तर पे क्यों।
इस वाले जो पॉइंट हमने लिखवाए ना क्यों करके, 3-4 पॉइंट, उसको पढ़ लीजिए आप एक बार पहले। श्रमिक ही क्यों और वैश्विक स्तर पर क्यों। श्रमिक ही क्यों और वैश्विक स्तर पर क्यों। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, क्रांति की अनिवार्यता। क्रांति की अनिवार्यता। मार्क्स कहता है क्रांति होगी ही होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक, श्रमिक करेंगे तो समझा दिया, वैश्विक स्तर पर यह भी समझा दिया उसने। मतलब वो कहता है पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, अर्थशास्त्रियों के सब मूर्ख हैं। ये जो व्यवस्था है ये तो मांग पे टिका हुआ ना, आप जब तक मांग नहीं बढ़ाओगे कैसे आपकी व्यवस्था चलेगी। अब मुनाफा हड़प लोगे तो फिर कैसे चलेगी। और कहता है कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो भाई ये तो आपके अर्थशास्त्री ही कह रहे हैं कि श्रमिकों को कम पैसा दो, भोग विलास पे खर्च करेंगे। रिकार्डो या तमाम अर्थशास्त्री इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मार्क्स ने क्या किया, अलग अलग विचारकों की बातों को लेकर के ही सेट कर दिया अपनी बात को। ठीक है, तो मार्क्स ने बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखी। अच्छा, ये बात सच है, मार्क्स भी क्या देख रहा है, पिछले 50 वर्षों में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ गई। कहानी शुरू हुई ब्रिटेन से, देखते देखते यूरोप के कई देशों में औद्योगिकरण। मार्क्स देख रहा पूरी दुनिया में औद्योगिकरण जाने वाला, कहीं रुकने वाला नहीं है। तो परिस्थितियों को देख रहा है ना, तो उसके बात में तो दम तो है ही कि जो कह रहा है वो तो हो ही रहा है। और दशा भी दिख रही है, सुधार के लिए कुछ काम भी नहीं हो रहे हैं। क्रांति की अनिवार्यता। अगला पॉइंट लिखें, लिखें कि साम्यवादी क्रांति होगी, साम्यवादी क्रांति होगी। हाँ, साइड वाला जो हेडिंग देता चल रहा हूं मैं, साम्यवादी क्रांति होगी, इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके लिए मार्क्स ने इतिहास के प्रमाणों का उपयोग किया, साक्ष्यों, इतिहास के प्रमाणों का उपयोग किया। लिखें, जैसे जैसे प्राचीन यूरोप में प्राचीन यूरोप में भूमिपतियों, मतलब मालिकों है ना, भूमिपतियों और दासों के बीच टकराव, कॉमा देकर लिखेंगे आप, मध्ययुगीन यूरोप में, मध्ययुगीन यूरोप में सामंतों एवं अर्धदासों के बीच टकराव, सामंतों एवं अर्धदासों के बीच टकराव, तथा आधुनिक यूरोप में उद्योगपतियों, आधुनिक यूरोप में उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के बीच टकराव की स्थिति है। उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के बीच टकराव की स्थिति है। टकराव की स्थिति है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, जब जब शोषण असहनीय हुआ है,
जब जब शोषण असहनीय हुआ है, तब 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 शोषित वर्गों ने शोषण करने वाले वर्ग एवं व्यवस्था को चुनौती दी। वर्ग एवं व्यवस्था को चुनौती दी और व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। और व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक। ऐसा प्राचीन, लिखें, ऐसा प्राचीन एवं मध्ययुगीन यूरोप में हो चुका है। ऐसा प्राचीन एवं मध्ययुगीन यूरोप में हो चुका है। ठीक? हो चुका है। और अब मजदूरों के द्वारा ऐसा किया जाएगा। ठीक? ये इसका खतरनाक लॉजिक था कि जब जब व्यवस्था में असहनीय हुआ है, तब तब लोगों ने व्यवस्था को उखाड़ फेंका है। जब शोषण चरम पे होगा तो मजदूर भी इस व्यवस्था को उखाड़, क्योंकि ऐसा हो चुका है 2 बार। ये अनिवार्यता, ये तो होगा ही होगा। अब इसने एक तरीका बताया कि भाई क्यों होगा, प्रमाण के साथ। पहले वाले काल्पनिक बता नहीं पाए थे, अब प्रमाण के साथ, लॉजिक के साथ सारी बातों को रख रहा है कि ऐसा हुआ है और ये होगा। ब्रैकेट में लिख लें आप यहां पे, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। जैसे जब कभी आप मार्क्स पढ़ेंगे ना, तो उसका सिद्धांत आता है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, प्राचीन यूरोप कैसा था, मध्ययुगीन यूरोप कैसा था, आधुनिक यूरोप कैसा है। आर्थिक परिस्थितियों से चीजें तय होती हैं, मार्क्स कहता है। उत्पादन की पद्धति से चीजें बदलती रहती हैं। कार्ल मार्क्स इसको अपने इकोनॉमिक्स की भाषा में समझा रहा है वो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लिखाया अपनी भाषा में, थ्योरेटिकल भाषा में इसको क्या कहते हैं, भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष का। जैसे कभी आपको लगेगा ना मार्क्स के प्रमुख विचार, अरे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या था, ये क्या था। जो मैं ब्रैकेट में आपको लिखा रहा हूं, बेसिकली वो मार्क्स के वो थियोरेटिकल पार्ट है, उसको मैं अपनी भाषा में लिखा दे रहा हूं और ब्रैकेट में आपको उसका मेन ये वर्ड यूज किया गया है इसके लिए। ठीक, कुछ भी नहीं होता है वहां, आप थ्योरी लिखें फिर थ्योरी को समझाएं, 7 मिनट का समय होता है। आप यदि अपनी भाषा में समझ नहीं पा रहे तो कुछ नहीं समझा पाएंगे वहां, कुछ नहीं कह पाएंगे वहां। बहुत कभी पूछेगा तो मार्क्स के प्रमुख विचारों के बारे में पूछेगा, ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से मैं आपको लिखा रहा हूं कि आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको मोटी मोटी बात समझ में रहेगी और आप 8-10 लाइन लिखने की स्थिति में रहेंगे। उतनी ही की जरूरत है। एग्जाम को मैं उतना ही देख रहा हूं कि बहुत हुआ तो कभी एक सवाल, पता नहीं कब, अब तक तो नहीं आया और आज आने की भी संभावना कमी दिख रही है मुझे। ठीक है, थ्योरेटिकल हो जाता है ना, थ्योरेटिकल चीजें सामान्य अध्ययन में कम पूछी जाती हैं, नहीं पूछी जाती, नहीं पूछी जाती है, वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन अब सिलेबस में क्यों दिया पढ़ने के लिए, ताकि हम आधुनिक बदलावों में मार्क्स की भूमिका को समझ सकें। यदि हम थोड़ा इन सब बातों को नहीं पढ़ेंगे और आने वाले परिवर्तनों में इसको जब जोड़ के देखेंगे ना, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग समझ बनने वाली है आपकी इन बातों को लेकर, आगे क्या हुआ इतिहास पे।
तब जाके समझ में थोड़ी पूर्णता आती है, समझ थोड़ी बेहतर होती है, संतुलित होता है। सिलेबस में दिया है ताकि हम समझ को बेहतर बना पाए पढ़ने के लिए। अब सिलेबस में दे दिया है, इसलिए थ्योरेटिकल बातों को भी थोड़ा जानना जरूरी है। इसलिए हमने साइमन फोरियर की भी कुछ कुछ बातें बताई आपको। देखो विकास यात्रा कैसे हो रही, मार्क्सवादी भरे पड़े हैं, इतने सारे हैं, लेसेल और बाकुनिन और पता नहीं कितने सारे हैं, मतलब ठीक है, हॉब्सबम और लेनिन, सबके अलग अलग कुछ ना कुछ बातें संशोधन। ठीक है, तो फिर तो बहुत लंबी यात्रा इसकी हो जाती है। इसलिए होता है कि कैसे उसको हम व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, समझना है हमको ये। अब कह रहे हैं कि भाई देखो उत्पादन क्या हो रहा है, मालिकों के पास जमीन है, उत्पादन का साधन पे नियंत्रण किसका है, मालिक का। और मालिक क्या कर रहे हैं, दासों से खेती करा रहे हैं पश्चिम यूरोप में। दास और मालिक के बीच जब शोषण असहनीय हो गया तो दासों ने मालिकों को चुनौती दी, व्यवस्था बदल गई। ठीक, तो उत्पादन का साधन भूमि और ऐसे करके बता रहे हैं। कहते फिर धीरे धीरे समाज में एक दौर ऐसा आया, भूमि पर सामंतों का नियंत्रण है और किसानों की स्थिति सर्फडम, अर्धदासों जैसी है। मार्क्स कहता है मध्ययुगीन यूरोप में, यानी वो अपनी भूमि पे तो खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट उनको सामंतों जमींदारों की भूमि पर भी बेगार करना होता है। ठीक है, उनकी बहुत सारी बातें माननी होती है, उन्हें अनावश्यक कर देना होता है। जब ये असहनीय हो जाएगा तो सामंतों के अगेंस्ट, जबकि सामंतवाद के कमजोर होने का कारण केवल एक यही नहीं है, भौगोलिक खोज भी है, व्यापारिक क्रांति भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। बट मार्क्स कहता है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। जब शोषण असहनीय हुआ तो तमाम तोड़फोड़ हुई, सामंतों को जान बचानी पड़ी, भागना पड़ा। ठीक है, ये सच है कि किसानों ने असंतोष का जवाब दिया, ये भी सच है ना। तो व्यवस्था बदली है, तब जाकर के दूसरी परिस्थितियां आई। अब नई परिस्थितियों में क्या देख रहे हैं, उत्पादन कहाँ हो रहा है, कारखाने में, बिल्डिंग्स बने हुए हैं, भूमि है, उन सब का मालिक मशीन है। मालिक कौन है, उद्योगपति है, कारखानेदार है। ठीक, और अब शोषण किसका हो रहा है, श्रमिक। जब ये असहनीय होगा तब ये भी व्यवस्था को चुनौती देंगे और एक नई व्यवस्था आएगी जिसको वो साम्यवाद कहता है। इस बार ये गलती नहीं दोहरानी है, वो कहता है। हर बार एक नई व्यवस्था आती है और गरीबों का शोषण होता है। इस बार समझदारी से काम करना है, श्रमिकों की सरकार बनानी है और इस तरह से काम करना कि साम्यवाद आ जाए, कोई किसी का शोषण ना करे। एक होप देता है वो। ठीक, होगा ये बताता है प्रमाण के साथ। ठीक, और अब जब सफल होगा तो अब वो गलती नहीं करनी कि बार बार शोषण हो, हम साम्यवाद की तरफ जाएंगे। साम्यवाद कभी आया नहीं दुनिया में, बट उसने एक होप दिया, उसने एक उम्मीद दी, उसने एक रास्ता बताया अन्याय से बाहर। उन परिस्थितियों में जो कि असमानता बहुत ज्यादा था, जब वो बात समझाई जाती थी तो लोगों को लगता था हाँ ये बात एकदम ठीक कह रहा है। ठीक, तो क्रांति की अनिवार्यता, मार्क्स कहते हैं कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एक तरफ शोषण करने वाला वर्ग, एक तरफ शोषित, भूमिपति और दास, मालिक और दास, दो वर्ग हो गए। सामंत और अर्धदास दो वर्ग हो गए। उद्योगपति और श्रमिक दो वर्ग हो गए। कहता अब तक जो मानव समाज का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इन सब की भी आलोचना होती है कि समाज में यही दो वर्ग थोड़ी होते हैं, और भी वर्ग होते हैं हर दौर में, और केवल संघर्ष नहीं होता बल्कि सहयोग भी होता है समाज में, सहयोग भी होता है समाज में। कहता है कि नहीं, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। इसलिए मैंने ब्रैकेट में, वर्ग संघर्ष का मतलब क्या, दासों और मालिकों में, सामंतों और अर्धदासों में, उद्योगपतियों और श्रमिकों में। ठीक, ऐसे करके मार्क्स जो है ना चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता कि वर्ग संघर्ष केवल होता है, मार्क्स के विचारों की आलोचना भी होती है ना, वही आलोचना के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ आप। ठीक है, फिर मार्क्स ये भी कहता है कि भाई अब जो गरीब है उसको गरीब रखने में दो की बहुत बड़ी भूमिका है, राज्य धर्म की। राज्य हमेशा ताकतवर लोगों के पक्ष में रहता है, तो जब भी ये विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, राज्य के द्वारा उसको दबा दिया जाएगा। और धर्म के नाम पे समझा जाता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पुराने जन्म, तुम्हारे नए जन्म,
कहता है ये सब पैसे वालों का हथियार है, धर्म और राज्य। मार्क्स कहता है समस्या धर्म और राज्य में नहीं है, समस्या ये मुनाफा वाली व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में है। हम इस व्यवस्था को ही जड़ से बुखार फेंकते हैं, तो ना राज्य बचेगा ना धर्म। कहता है इस व्यवस्था के कारण राज्य आता है। अब ऐसा काम करें जहां मुनाफा का सिस्टम ही खत्म हो जाए, तो ना राज्य की जरूरत पड़ेगी ना धर्म की। ठीक, इस तरह से वो पूंजीवाद को ही जड़ से उखाड़ फेंकने की बात, एक ऐसी व्यवस्था जहां मुनाफा के लिए लोग काम ना करें, वो है साम्यवाद। ठीक है, तो वो इस तरह से अपनी बात को समझा रहा है तर्क के साथ साथ। ठीक है कि भाई ये सब चीजें होंगी, है ना। तो हम लोग क्या बात करें इस समय, क्रांति की अनिवार्यता। अब कैसे, फिर एक बार लिख लें आप, कैसे। यहां लिखेंगे आप क्रांति यहां लिखेंगे आप क्रांति के द्वारा, क्रांति के द्वारा औद्योगिक देशों में सर्वहारा की सत्ता स्थापित होगी। क्रांति के द्वारा औद्योगिक देशों में सर्वहारा की सत्ता स्थापित होगी। ठीक है, औद्योगिक देशों में सर्वहारा की सत्ता स्थापित होगी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप सर्वहारा का अधिनायकवाद, सर्वहारा का अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। ठीक है, सर्वहारा का अधिनायक मतलब तानाशाह। मार्क्स कहता है कि साम्यवाद आने के पहले जो अवस्था आएगी वो सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा, श्रमिकों का शासन होगा। ठीक, श्रमिकों को जागरूक करना है, एकजुट करना है और राज्य पे कब्जा। बोला राज्य अभी जाएगा अगली अवस्था में, अभी तो जरूरत पड़ेगी सिस्टम की। अब सरकार श्रमिक चलाएंगे, तो नहीं हमने बताया था आक्रामक या हिंसात्मक तरीके से सत्ता पर नियंत्रण। समाजवाद क्या कहता है कि नहीं हम, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर नियंत्रण कर लेंगे। ये कहता है कि नहीं हम हिंसात्मक तरीके से क्रांति। उसको कहता है सर्वहारा का अधिनायकवाद, यानी अभी राज्य रहेगा। अब इस तरह से नीतियां अपनानी है कि एक समय के बाद राज्य की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हम साम्यवाद पे पहुंचेंगे। नीतियों में क्या होगी, तो वो कहता है कि भाई जहां सरकार बनेगी वहां अलग अलग पार्टी, एक दल की सरकार हो। ठीक, वहां मार्क्स कहता है एक दल की सरकार होगी, अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं होगी, कोई भी संगठन बनाने की आजादी नहीं होगी। चुनाव होगा भी तो पार्टी विकल्प देगी, उसमें से लोग चुनेंगे। ठीक, धर्म नहीं होगा वहां। सरकार आते ही धर्म पूरी तरह से प्रतिबंधित, धार्मिक संपत्ति वगैरह राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, धर्म की कहानी खत्म। ठीक, ताकि पे कोई किसी को ना बरगलाए, पे कोई किसी को ना टहलाए या बरगलाए, है ना, ऐसा हो। तो ये तो एक राजनीतिक व्यवस्था होगी। फिर और क्या होगा, जितनी उत्पादन के जो भी साधन हैं, ठीक, भूमि है, मशीन है, या जो भी मान लो खान, सब माइनिंग की बात करें, परिवहन, ये सब पे स्वामित्व किसका होगा, राज्य का होगा, समाज का होगा, श्रमिकों का होगा। तो राजनीतिक रूप से एक दलीय सरकार, धर्म तो गियो, ठीक है, धर्म तो गियो, एक दलीय सरकार, अभिव्यक्ति कुछ नहीं, आलोचना वगैरह सब बेकार है ये सब। ठीक है, और आर्थिक रूप से सारी आर्थिक गतिविधियां अब सर्वहारा के द्वारा संचालित, जो भी उत्पादन होगा वो सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए होगा, मुनाफा के लिए नहीं होगा।
क्योंकि अब उत्पादन केवल सर्वहारा करेंगे तो प्रतिस्पर्धा तो चलेगी ना, पूंजीवाद में क्या मुनाफा और प्रतिस्पर्धा दोनों गया। सबको योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और जरूरत के अनुसार वेतन, सब एक बराबरी पे आएंगे, सबको काम मिलेगा। धीरे धीरे क्या होगा इससे, फिर अब अलग अलग वर्ग नहीं रहेंगे, सब एक लेवल पे आ जाएंगे, सबकी जरूरतें पूरी होंगी, वर्ग विहीन हो गया। और जब इस तरह की एक अवस्था आएगी तो लोगों को खुद रियलाइज होगा कि अब हमें राज्य की जरूरत, तो हम इस रास्ते से फिर हम साम्यवाद के रास्ते पे हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो सर्वहारा से हम साम्यवाद की तरफ अधिनायकवाद से बढ़ते चले जाएंगे। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ? कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक, क्या कहीं पे अधिनायकवाद आया? मतलब अधिनायकवाद तो बहुत जगह आया है, क्या साम्यवादी व्यवस्था कहीं स्थापित नहीं हो पाई कहीं पे? मानव स्वभाव के अनुकूल नहीं है। ठीक है, आप ये मानव के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये अपनी बात रखेंगे और हम देखेंगे भी आगे चल करके, है ना। सर्वहारा का अधिनायकवाद, अगला पॉइंट लिखें आप इसी में, लिखिए आर्थिक गतिविधियों का संचालन आर्थिक गतिविधियों का संचालन संचालन राज्य या सार्वजनिक स्वामित्व में किया जाएगा। किया जाएगा। अब यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, ब्रैकेट में कृषि, व्यापार, उद्योग, कृषि, व्यापार, उद्योग, खनन, परिवहन इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। यानी अब क्या होगा, निजी स्वामित्व चला गया, सार्वजनिक स्वामित्व आ गया अभी इस स्टेज पे। मुनाफा के लिए काम नहीं होगा, जरूरतों के हिसाब से, है ना। तो जो वर्गविहीन उसका गोल है उस दिशा में आगे बढ़ेगा समाज। अब ऐसे करते करते पूरी दुनिया में आएगा। तो देखो, जो वैश्विक क्रांति की बात करेगा तो इसका मतलब वो राष्ट्रवाद को कभी नहीं मानेगा। मार्क्स क्या बोलेगा, राष्ट्रवाद तो पूंजीपतियों ने बनाया है इसको, मतलब अपने मुनाफे के लिए, राष्ट्रवाद की भी जरूरत नहीं पड़नी है इसमें। पूरी दुनिया में क्रांति होगी ना, ब्रिटेन फ्रांस में क्रांति सब जगह होगी। ये सब सीमाएं वगैरह जो है सब शोषण के लिए, सब ये सब उभर कर बुद्धिजीवियों के विचारों का, बुद्धि का खेल है, अपने अपने मुनाफे फायदे के लिए। राष्ट्र को एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा बनाया जाता है जहां मुख्य मुद्दे गौण हो जाएंगे, मतलब। ठीक है, सब ऐसे करके मार्क्स, तो बातों में तो दम था ही ना, राष्ट्र के नाम पे युद्ध हो रहा है, सारे श्रमिक राष्ट्र के नाम पे दौड़ जाते थे अपनी समस्या छोड़ करके। ठीक है, सारे श्रमिक दौड़ जाते थे अपनी अपनी समस्या छोड़ करके। मार्क्स का टारगेट क्या था, ये असमानता खत्म हो। ठीक है, राष्ट्रवाद के आवरण में असमानता को बनाकर लोकतंत्र असमानता सब बना के रख रहा है। ठीक है, इसी में लिखें, प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य तथा आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। तथा आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। ठीक है, लिख लिया आपने इस पॉइंट को भी, आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा, यानी वो उस अवस्था पर लेकर के आ रहा है। ठीक है, जहां आपको मतलब सबको, भाई आप, जैसे मैं काम कर रहा हूं, मेरी जरूरत 100 रुपये की, तो मुझे 100 रुपये मिलेगा।
जैसे जितनी कोचिंग होगी राज्य के द्वारा चलाई जाएगी, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। ठीक, कहने का मतलब ऐसे, ठीक है, 100 रुपये की जरूरत मुझे 100 रुपये मिलेंगे, किसी को 50, किसी को 150, जिससे जरूरत वैसे। ये सब खत्म, भेदभाव जो है पूरा का पूरा। अच्छा, मानव के इसमें देखो क्या होता है, मानव की प्रेरणा क्या होती है, इंसेंटिव, मुनाफा। जब जीवन ऐसे ही चलना है तो मानव में फिर वो उत्साह खत्म हो जाएगा, और जब उत्साह खत्म होगा तो कोई भी ठीक से काम नहीं करेगा। सरकारी सिस्टम में क्या होता है, उत्साह खत्म एक समय के बाद हो जाता है ना। तो प्रेरणा बनाए रखनी होती है। अगला पॉइंट देखो इसमें, हाँ बोलिए। समाज करेगा जो उस समय किसकी क्या जरूरतें हैं। तो यही बात तो मार्क्स नहीं समझ पाए ना। अब वो मान के चल रहे आवश्यकता का मतलब आपकी न्यूनतम जरूरतें सब पूरी होंगी, मतलब इनकी समस्या में ये सब आलोचना में आ जाता है कि आवश्यकता कैसे आप निर्धारित कर लेंगे किसी का। बातें अच्छी हैं बट बातों की आलोचना भी है, ठीक है, कैसे निर्धारित कर लेंगे आप, मेरी ही आवश्यकता कैसे निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार एक बात इन्होंने कही, तो उन वर्गों को अच्छा लगता है जिनको लगता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, जो अन्याय को झेल रहे हैं। बट एक बार जब उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी ना, तो वही वर्ग चाहेगा कि हमारा जीवन और बेहतर हो, उसकी आवश्यकताएं फिर बदल जाएंगे। इनके विचारों में कुछ आलोचनाएं हैं, सीमाएं हैं, है ना, वो सब आलोचना के बिंदु में आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या हुआ, कोई मोबाइल था क्या किसी का? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक दलीय सरकार होगी, एक दलीय सरकार होगी, धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा, धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा, इत्यादि कर दीजिए आप, ठीक है, प्रतिबंधित किया जाएगा इत्यादि। अगला पॉइंट लिखें आप इसमें, ठीक है। इस प्रकार साम्यवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, तो ये है मार्क्स के जो विचार हैं उसका एक फ्लो। आलोचना लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक बार बता देता हूं वन बाय वन करके, ऐसे मोटे तौर पे। सबसे पहली बात, दुनिया में कहीं साम्यवाद आ ही नहीं पाया, नंबर एक, ठीक है। नंबर दो, आप देखोगे केवल वर्ग संघर्ष नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्गों में सहयोग भी होता है। धर्म केवल शोषण ही नहीं करता है, बल्कि धर्म नैतिकता की बात भी पढ़ाता है, ठीक है, और लोगों को मार्ग दिखाने का भी, समाज को मार्ग दिखाने का भी काम। धर्म के भी दो पहलू हैं ना, एक शोषणकारी चरित्र होता है जो लोग दुरुपयोग करते हैं धर्म का, ठीक है, एक नैतिकता और उस रास्ते की बात की जाती है। तो केवल ऐसा नहीं कि धर्म केवल अफीम है और शोषण ही करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि धर्म केवल शोषण, धर्म के तो दो पहलू होंगे, एक शोषणकारी चरित्र हो गया उसका, सामाजिक कल्याण में, शिक्षा, समाज के विकास में भी बड़ा योगदान देता है धर्म, ठीक है। तो मार्क्स फिर दुनिया में कहीं भी साम्यवाद आ नहीं पाया आज तक, जहां क्रांति भी हुई वहां भी नहीं आ पाया, ठीक है। और इनकी बातों पे ना बहुत सारी इन सब बातों को लेकर आलोचना भी की जाती है मार्क्स के विचारों की, ठीक है, मार्क्स के विचारों की आलोचना भी की जाती है, ठीक। तो
ऐसे कोई सवाल एज सच नहीं आएंगे, वैसे भी आलोचना और भी मैं लिखवाऊंगा आपको लेनिन के साथ साथ, तो ऑटोमेटिक वहां पे प्रैक्टिकल आलोचना कुछ सामने आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्रांति रूस में हुई, ब्रिटेन में क्यों नहीं हुई? लेनिन ने क्यों किसानों का भी समर्थन लिया, मजदूरों के दम पे क्यों नहीं किया? ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते माओ ने अपनी नीति में क्यों बदलाव किया, मार्क्स में। इनकी नीतियों में भी बदलाव होता चला जाएगा, मार्क्स के विचारों में भी। ऐसा नहीं ये जो कह रहे हैं वही होगा। ठीक, इन्होंने जो कहा चीन ने ठीक उसके उल्टा किया। 1978-79 में चीन ने पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को एडॉप्ट कर लिया। बट प्रभाव की जब हम बात करेंगे हम, तो एक तो प्रभाव होता है इमीडिएट। अब क्या होगा कि इनके विचारों के प्रभाव में जो उस तरह के बुद्धिजीवी हैं सब जुड़ेंगे, मजदूरों को जागरूक करेंगे, लाइक माइंडेड लोगों को पकड़ेंगे, संगठन बनाएंगे, उन्हें क्रांति के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, उन्हें क्रांति के लिए तैयार सभी देशों में सक्रिय हो जाएंगे और हर देश में ये संपर्क साधेंगे। अब ब्रिटेन के मार्क्सवादी, फ्रांस और जर्मनी के मार्क्सवादी सब एक दूसरे को मदद रूस की मार्क्सवादी करेंगे। गुरु ने क्या बताया, पूरी दुनिया में एक जैसी समस्याएं हैं, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देंगे। तभी तो ब्रिटेन के मार्क्सवादी भारतीय मार्क्सवादियों को ट्रेन करते थे, रूस के मार्क्सवादी भारतीय मार्क्सवादियों को ट्रेन करते थे। मार्क्सवादियों में एक भाईचारा स्थापित हुआ कि नहीं, हम क्रांति के लिए हम काम कर रहे हैं, दुनिया में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके विचारों का प्रभाव दिखेगा, ट्रेड यूनियन पे दिखेगा, समाज पे दिखेगा, राज्य पे दिखेगा। ट्रेड यूनियन बनाने का राइट मिलेगा, वोटिंग राइट इनको मिलेगा, वेतन वगैरह बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, श्रमिकों के लिए कानून बनने शुरू हो जाएंगे। पहले वाले फेज में राइट अधिकार नहीं मिला, बट मार्क्स वाले फेज में देखोगे आप 1850 से 1900 के बीच में मजदूरों की दशा में सुधार के लिए ठीक ठीक कदम उठाए जाएंगे औद्योगिक देशों में। पहला दबाव क्या दिखेगा आपको कि मार्क्स के विचारों के दबाव में कल्याण के लिए कदम उठाए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, एक बड़ा परिवर्तन आप आगे क्या देखेंगे, जब महामंदी आएगी 1929 से 32 के बीच में, तब रियलाइज हो जाएगा कि ये मांग और पूर्ति का असंतुलन बना रहा तो बड़ी समस्या है। वहीं से खेल शुरू होगा कि पूंजीवादी देशों में कल्याणकारी राज्य की बात आनी शुरू हो जाएगी। इसको कहा जाता है पूंजीवाद का आंशिक तौर पे समाजवादीकरण। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो गरीबों का ध्यान, हस्तक्षेप की नीति से बाहर निकले राज्य और ध्यान दे श्रमिकों की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा, उनकी उपज की कीमत। और यहां से राज्य इंटरवीन करना शुरू करेगी वृद्धों को, ठीक है, जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, जो बेरोजगार हैं। धीरे धीरे पैसे वाले देश क्या करेंगे, उन सभी वर्गों को ध्यान रखना कि उनके पास भी कुछ ना कुछ हिस्सा, भाई जब जाएगा तभी तो वो खरीदेंगे, तभी तो ये सिस्टम चलेगा। तो जिस रूप में मार्क्स चाहते थे कि सब बराबर आ जाएंगे, उस रूप में तो नहीं संभव हो पाया। बट आप भारत का आज एग्जाम्पल लेके देखिए आप, जैसे किसानों को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाता है। आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में कहीं पे महिला सम्मान योजना या मैया योजना या लाडली ऐसे करके योजना आप देखेंगे। आप महाराष्ट्र के चुनाव में भी आपने देखा होगा, जैसे अभी एक प्रत्येक महिलाओं को पेंशन देने की बात की गई, भी इतना पैसा देंगे हम। झारखंड में भी इस तरह की बात की गई है ना। अभी क्या हो रहा है कि वो उन सब तबकों तक पैसे पहुंचाने की कोशिश, जो ये पैसा किससे लिया जाएगा, पैसे वाले लोगों से लिया जाएगा। टैक्स किससे लिया जाता है, पैसे वाले लोगों से लिया जाता है। और राज्य उस पैसे को क्या करती है, आप देखेंगे आप, राज्य 2-3 काम करती है। उसमें एक काम करती है, वंचित तबकों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, डायरेक्ट ट्रांसफर, सब कुछ करती है राज्य, ताकि मिनिमम जरूरतें सबकी पूरी। ये जो बदलाव है ये मार्क्सवाद समाजवाद का दबाव है, इसलिए ऐसा हुआ। राज्य पैसे को क्या करती है, आप देखोगे बहुत बड़ा खर्च कानून व्यवस्था, सेना, प्रशासन में खर्च होता है। ठीक है, ठीक है ना। दूसरा खर्च लोगों के कल्याण पे खर्च होता है। तो ये ऐसे जो बदलाव, वरना राज्य पहले नहीं, जिस जो सफर कर रहा है करने दो उसे। तो मार्क्सवादी विचारधारा के बाद औद्योगिक देशों में श्रमिकों के कल्याण के लिए कदम आ जाना, ठीक, बड़ा बदलाव होगा। और जब यही विचारधारा पे रूसी क्रांति होगी, लेनिन उसको लीड करेगा और रूस की आर्थिक नीतियों में बहुत सारा जब बदलाव आएगा,
उसके दबाव और डर से भी पूंजीवादी देशों में बहुत सारा सुधार। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहां जितनी कल्याणकारी आपको योजना दिखाई पड़ रही हैं, आज से 150 साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे, 100 साल पहले के या किसी की सरकार होती। वो बेसिकली समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा का दबाव है। पूंजीवाद के साथ क्या होता है, ये परिस्थितियों के हिसाब से अपना रूप बदलता रहता है। जब हम जिस दौर में पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, पूंजीवाद बहुत निष्ठुर था, सब कुछ छोड़ दो बाजार के ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे पूंजीवाद को भी समझ में आ गया कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे यदि अपने आप को नहीं बदलेंगे तो, ठीक है। तब राज्य ने इंटरवेन करना शुरू किया, टैक्स वगैरह कलेक्शन होगा, वितरण होगा, ताकि न्यूनतम जरूरतें सबकी पूरी होंगी। अब जब जब देखोगे पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे अपने यहाँ मंदी है, ऐसा है, जब जब देखोगे किसानों के अकाउंट में पैसा गया प्रति वर्ष या बेनिफिशियरी के अकाउंट में गया, वहां देखोगे छोटे मोटे लेवल पे, हर लेवल पे, सबसे छोटे बाजार से लेकर बड़े बाजार में हलचल। पॉकेट में पैसा है तो कुछ ना कुछ लोग खरीदेंगे, चलता रहता है ऐसा सिस्टम। अब इसकी अंतिम व्याख्या तो बहुत मुश्किल है, कितना उत्पादन कितना खर्च। जो बात अब तक समझ में आई वही आई है कि मांग और पूर्ति के बीच में ये चलता रहता है सिस्टम। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, मांग कम है तो मंदी आ जाती है, ठीक है। मांग बढ़ाने के लिए भाई कैसे न कैसे उनको, भाई उनको तो सड़कें बना दो, कुछ रोजगार जनरेट कर दो, कुछ पैसा बांटो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब क्यों दिया जाता है ध्यान, तो कि रोजगार जनरेट हो, कुछ पैसे बांट दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके धक्का मार मार के सिस्टम चलता रहता है, मैं जो समझ पाता हूँ। इकोनॉमी जो मैं देख पाता हूँ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनकी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, बट मैं तो यही समझ पाता हूँ कि जब ये संतुलन बिगड़ता है तब उसको एक बार धक्का मारा जाता है। आप नोटिस करिएगा, बैंक अपनी तरफ से धक्का मारेगी, आरबीआई, बाकी बैंक अपनी तरफ से है, राज्य की कुछ और पॉलिसी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, तब मिलकर के क्या होता है, पुश, ताकि लोगों को रोजगार मिले, पैसे मिले। बात इसी पे चलती रहती है ना। तो पहले वाले को तो प्रभाव नहीं था, बट इनके विचारों का प्रभाव था। लिख लें आप जरा, देखिए आप, समकालीन समाज राजनीति पर प्रभाव, समकालीन समाज पर प्रभाव कर लीजिए आप, ज्यादा एक ही लाइन ठीक रहेगा, समकालीन समाज पर प्रभाव। लिखें कि मार्क्सवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ, मार्क्सवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ। लिखें इस विचारधारा और श्रमिकों की उग्रता को देखते हुए, इस विचारधारा और श्रमिकों की उग्रता को देखते हुए औद्योगिक देशों में श्रमिकों के सुधार के लिए, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए जाने लगे, स्टेप्स लिए जाने लगे, कदम उठाए जाने लगे। देखिए आप, जैसे श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए जाने लगे, लेकिन आप जैसे ब्रिटेन में मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, ट्रेड यूनियन, श्रम संगठन बनाने का अधिकार तथा मत देने का अधिकार दिया गया।
अधिकार दिया गया। देखिए आप, श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। ठीक है, शोषण से बचाने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। इसमें ऐसा था कि काम के घंटे को कम कर देना, ये सब बातें थी उसमें, है ना। अगला पॉइंट लिखें, इसी प्रकार फ्रांस एवं जर्मनी में भी मजदूरों की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए गए। मजदूरों की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, कदम उठाए गए। लिखिए आप, जैसे जर्मनी में, लिखिए आप, जैसे जर्मनी में न्यूनतम मजदूरी, जर्मनी में न्यूनतम मजदूरी, इसका फोन जिसको पता नहीं चलता है, ऐसे ही पढ़ाई में इन्वॉल्व होना है, ठीक है ना, अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं, अच्छी बात है कि बगल में फोन की घंटी बज रही, पढ़ने में इतना व्यस्त है। या ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि आप फोन शायद काट दे कोई, हमें काटने की जरूरत ना पड़े, है ना। ठीक है, फोन साइलेंट में रखिएगा सभी लोग, क्लास में ध्यान से रखा करिएगा, है ना। कोशिश करिए बस एक बार देखना है, फोन तो देखते ही रहते हैं, आने के पहले फोन वगैरह तो एक बार देखता ही आदमी, चेक करता है भाई किसका फोन था, आप उसको साइलेंट कर दीजिए। एक बार दिखाइएगा पेज। इसी प्रकार फ्रांस जर्मनी में भी मजदूरों की दशा में सुधार कर, लेकिन जैसे जर्मनी में न्यूनतम मजदूरी तथा बीमा की सुविधाएं, बीमा की सुविधाएं मजदूरों को दी गई। ठीक है, बीमा की सुविधाएं मजदूरों को दी गई। अब देखो इस समय बिस्मार्क है, ठीक है, और बिस्मार्क मतलब मैं सच्चा समाजवादी हूं, वो सब कुछ था, सच्चा ही था वो। अब वो कह रहे कि हम आपके लिए बहुत ध्यान रखने वाले हैं, आपके लिए हम कहाँ इस सब में, ये हिंसा में पड़ रहे हैं आप। तो मार्क्स के विचारों में इतना दम था कि फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड सब ने कुछ न कुछ सुधार के लिए कदम उठाया। अगला पॉइंट लिखें, लिखिए क्या हुआ, 11:15 से क्लास है, ओके ठीक है, तो कल हम लोग बात कर लेंगे, है ना। फिर हम अभी जो कुछ सवाल हैं कल इस पर चर्चा कर लेंगे हम, जो आपने पूछा है, ठीक है, कर लेंगे चर्चा हम। चलिए, थैंक यू एवरीवन।